अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास के लिए जो फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस के नाम से हमने सीरीज़ लॉन्च की थी, आज हम फिज़िक्स में यूनिट नंबर 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दो टर्म्स को हमें डिफाइन करना है। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसका नाम, दूसरा नाम वर्क फंक्शन है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आप आराम के साथ देखिए, दिखेगा ये हमारे पास एक मेटल है और ये यहां मेटल में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी हम दे ताकि हम उसको सरफेस तक लाए, यानी मेटल की सरफेस तक लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दैट इज द एनर्जी कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा। ठीक, यानी कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन्स को कहां तक लाने के लिए, सरफेस तक लाने के लिए, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, एनर्जी रिक्वायर्ड रादर बेटर वर्ड है मिनिमम एनर्जी। कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन onto the surface of the metal, onto the surface of the metal, that's called work function या threshold energy। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाना है, जो एनर्जी चाहिए दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब लाइट की कितनी एनर्जी हो, लाइट की कितनी एनर्जी हो, लाइट की एनर्जी होती है एच न्यू। अगर मुझे बोलना है लाइट की कम से कम कितनी एनर्जी हो जो उसको सरफेस तक लाए, उसको हम लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, यानी h nu naught, this is the energy required to move an electron onto the surface of the metal, and that energy, let this energy be provided by the light। so थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम W से डिनोट करते हैं या कभी फाई से डिनोट करते हैं, वो होता है बराबर h न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी लाइट के पास कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि वो मेटल को सरफेस तक लाए, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस तक लाए, और दैट इज इक्वल h। न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, तो न्यू नॉट आएगा सी बाई लैम्डा नॉट। तो जो हमारे पास ये न्यू नॉट है, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, अब दूसरी डिफिनेशन यहां पर है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। लाइट का आना, लाइट का मेटल पे पड़ना और मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकालना, इसको कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, सर कब, when light is incident on it। अब कौन सी लाइट, वो लाइट जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो। याद रखिएगा, अगर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन, प्रोवाइडेड बाय द लाइट थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तभी इमिशन हो सकता है। मेरे अल्फाज को गौर से सुनिए, मैं नहीं बोलता हूं तब इमिशन होता है, मैं कहता हूं तब इमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आई हुई लाइट ही थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, वर्क फंक्शन से कम होगी, तो इमिशन होने वाला नहीं है ना। यानी इमिशन को होने के लिए शर्त है, पहले लाइट की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड के से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो फिर इमिशन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपको समझाऊंगा। यानी अब क्या है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द मेटेलिक सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी,
कौन सी एनर्जी? एट लीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी शुड बी इंसिडेंट ऑन इट, या एट लीस्ट हैविंग द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड बी इंसिडेंट ऑन इट। यानी व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट इज द प्रोसेस या इट इज द फेनोमेन। कौन सी प्रोसेस? ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। कब कब ऐसा होता है? व्हेन लाइट having energy greater than threshold energy is incident on it। ठीक, तो लाइट का पड़ना और लाइट के पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये मैं बोल के रखूं आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इट प्रूव्स पार्टिकल नेचर। ये है एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इट्स एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। होगी ये डिफिनेशन भी क्लियर, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the effect of intensity and potential on photoelectric current? See, थोड़ा यहाँ a little bit डिस्कशन में जाएंगे। मैं ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक, और ये हमारे पास एक मेटल है, और ये हमारे पास एक कलेक्टर है, ठीक। यहां विंडो है, यहां से लाइट पड़ रही है। मेरे अल्फाज को गौर से सुनिए, मैं नहीं बोलता हूं लाइट वेव पड़ रही है, मैं नहीं कह रहा हूं लाइट फोटोन पड़ रहा है, ठीक है ना। ये बाद में आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद ये प्रूव हो गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो लाइट को हम पार्टिकल मान के उसका एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल मैं हिस्टोरिकल ब्यूटी को प्रिजर्व करते हुए जब पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी उस टाइम हमें हक नहीं है ये बोलने का कि लाइट फोटोन पड़ा या लाइट वेव पड़ी, हम कहेंगे कि लाइट पड़ी, ठीक। अब जब लाइट इस पे पड़ी, यहां से निकले, यहां लाइट जो पड़ी इस पे विंडो से इधर आए और यहां से निकले इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन जो ही निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको बैटरी अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V हम सेट करते हैं, हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस V इसकी इन दो एंड्स के अक्रॉस एस्टेब्लिश करते हैं। तो अब क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव बनेगा और ये तो नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वहां सर्किट कंप्लीट हुआ तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हमें पता है सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहां करंट आएगा, दैट करंट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सर फोटो इलेक्ट्रॉन कौन है? वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो गए बिकॉज ऑफ द लाइट, लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगी ना उनको ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब उनको अलाउ किया गया सर्किट में घूमने के लिए, वहां जो आपको करंट मिलेगा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो आप मेजर कैसे करोगे, यहां पे आप सीरीज में एक एमीटर लगाओगे और पोटेंशियल कितना आपने दिया, यहां पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाओगे, आप वोल्टमीटर की रीडिंग और वहां से एमीटर की रीडिंग को चेक करते जाओगे, उससे क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल के चेंज होने से करंट कितना बदलता है, ये एमीटर और वोल्टमीटर से हमें पता चलेगा। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, यहां पे हमें पढ़ना है
इंटेंसिटी का क्या असर है देखिएगा। इंटेंसिटी ऐसा देखा गया, जितनी लाइट की इंटेंसिटी वहां पड़ गई, जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से ऑब्वियसली बात है यहां से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन वहां ज़्यादा पहुंचेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंचेंगे उतनी चार्ज तो ज़्यादा पहुंचे, बिकॉज Q इज इक्वल एनी, और जितनी ज़्यादा चार्ज पहुंची उतना ज़्यादा करंट होगा। यानी इसका मतलब यह है, अगर मैं पहली बात अगर मैं इंटेंसिटी वर्सेस, देखो आईपी मेरा फोटोलेट करंट है, खाली आई हमारा इंटेंसिटी है। ऑब्वियसली बात है, जब इंटेंसिटी जीरो था, ठीक है ना, जब कोई लाइट पड़ी नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, जब निकला नहीं तो कोई पहुंचा नहीं, जब कोई पहुंचा नहीं तो करंट भी जीरो। इसका मतलब यह है, जब इंटेंसिटी जीरो थी तो करंट भी जीरो। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन नाउ, ठीक है। और जितनी इंटेंसिटी बढ़ गई, ऐसा देखा गया कि करंट भी बढ़ गया, और ऑब्वियसली इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, जितने ज़्यादा निकलेंगे उतना ज़्यादा पहुंचेगी, और जितनी ज़्यादा चार्ज पहुंचेगी उतना ज़्यादा करंट होगा। अब देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, करंट तो उतना ही ज़्यादा होगा। अब जो करंट वर्सेस फोटोलेट करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ हमने स्केच किया, वो हमें मिला स्ट्रेट लाइन ऐसे, यानी इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटोलेट करंट भी बढ़ गया, ठीक है। दूसरी बात हमें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहां से फोटोलेट करंट, यहां से पोटेंशियल, देखो यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है। क्या देखा गया, जरा सुनिएगा अच्छी तरह से, मैं ज्यादा डिटेल यहां नहीं जाऊंगा, अननेसरी हम यहां बोर्ड के परस्पेक्टिव टाइम जाया नहीं करना चाहेंगे। ऐसा देखा गया कि जब आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, तो ओहम्स लॉ के हिसाब से जब पोटेंशियल कोई होगा नहीं तो करंट जीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। लेकिन याद रखिएगा ये नॉन ओहमिक मैकेनिज्म है, यहां ओहम्स लॉ फेल। अब आपने क्या किया, यहां पे पोटेंशियल कुछ भी नहीं, तब भी करंट कुछ था, यानी पोटेंशियल जीरो होते हुए करंट जीरो नहीं है। करंट तो है सर, करंट किन की वजह से है, जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पीड मैक्सिमम है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सर जरा एक्सप्लेन करिए, सुनिएगा। जब यहां पे लाइट पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा लाइट फोटॉन्स पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर एक फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो हर कोई कैपेबल फोटोलेट इफेक्ट दिखाने में है, बिकॉज हर किसी की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, तो वो कैपेबल हो सकते हैं। मेरी वर्ड्स को, अल्फाज को बार बार गौर से सुनिएगा, मैं नहीं कहता हूं वो कैपेबल है, क्योंकि एनर्जी का थ्रेशोल्ड, किसी भी फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना, ये तो बोलेगा कि इसमें क्षमता है, एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, लेकिन ये जरूरी उसको निकाले ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, मैं अभी भी कह रहा हूं, आइंस्टाइन फोटोलेट इक्वेशन में थोड़ा हिंट में दूंगा कि इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। फिलहाल आप देखिए, फिलहाल आप ऐसे सुनिए, हाँ फोटॉन्स है, उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, वो तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो मैं अपने लैंग्वेज में कहूंगा उसको वो लायक फोटॉन्स है, वो फोटोलेट इफेक्ट दिखाते हैं। और जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम होगी वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे नहीं, तो हम कहेंगे उनको नालायक। अब क्या मसला है, फॉर एग्जाम्पल 100 फोटॉन, मैं एग्जाम्पल दिया करता हूँ, 100 फोटॉन यहाँ है, 100 फोटॉन जो है उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो वहाँ से निकलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हर कोई फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, मगर आपस में जो उनकी एनर्जीज है वो तो बराबर नहीं है। जिस फोटॉन की एनर्जी अब ज़्यादा होगी उसको कुछ लगेगा सरफेस तक लाने के लिए, जिसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे, बाकी एनर्जी तो लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इसका मतलब है ये है, हर कोई फोटॉन जो यहां से आया, हर कोई लायक है, कोई कम लायक है, कोई ज्यादा लायक है, लेकिन हर कोई लायक है। लायक इन द सेंस हर किसी फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। अब जो ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा आएगी ना। तो अब क्या है, आदम की एनर्जी बहुत इतनी ज्यादा है, वो इस बैटरी को बोलता है तुम्हारा पोटेंशियल, तुम पोटेंशियल दो या ना दो। ये क्या करता है, बैटरी इसको हेल्प करता है, इस पॉजिटिव ना इस नेगेटिव को बुलाता है, चलो आओ सर्किट पूरा करो। और जो खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स है, खतरनाक इन द सेंस जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सर वो किन की है, वो है जिनको बाहर निकाला होगा उन फोटॉन्स ने जिनकी खुद एनर्जी ज्यादा थी, बिकॉज उनका पर्टिकुलर अमाउंट थ्रेशोल्ड एनर्जी में लगता, वर्क फंक्शन में लगता, बाकी एनर्जी वो
इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में लगाएंगे। तो मसला ये है, जो जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो इस बैटरी को आवाज देते हैं कि तुम पोटेंशियल अप्लाई करो या ना करो, तब भी हम सर्किट को कंप्लीट करेंगे। यानी जब पोटेंशियल जीरो था तब करंट जीरो नहीं था, तब करंट था। सर ये किन की वजह से? ये उनकी वजह से जिनकी एनर्जी खुद ज्यादा थी। तो इसके बाद जो ही हम क्या करेंगे, अब जितना पोटेंशियल अप्लाई ज्यादा करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा चार्ज आएंगे, करंट बढ़ता जाता है, तो करंट बढ़ गया। अब क्या होता है, आधे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपाहिज होते हैं। सर अपाहिज इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जिनके टांगे वांगे नहीं होते। सर ये कौन से? आधे जिन फोटॉन्स ने के पास उतनी ही एनर्जी हो, उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बस सरफेस तक डाला, बाकी उनके पास एनर्जी है ही नहीं वो उसको काइनेटिक एनर्जी दे। तो वो इलेक्ट्रॉन को बस सरफेस तक लाएंगे, उनको हम मानेंगे अपाहिज इलेक्ट्रॉन। वो बेचारे, उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है ना, वो बेचारे कमज़ोर है, वो इसको बोलते हैं और ज़रा और पॉजिटिव दे दो ना, हम भी आएंगे। यानी पॉजिटिव देते जा रहे हैं, कमज़ोर भी आते रहते हैं, चार्ज ज़्यादा पहुंचती है, करंट भी बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा आया, हमने इतना पॉजिटिव दिया कि अपाहिज इलेक्ट्रॉन्स भी आए। जब अपाहिज इलेक्ट्रॉन्स भी आए, करंट अपना मैक्सिमम को चला गया, एंड दैट मैक्सिमम करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। एंड पोटेंशियल अप्लाइड एट दैट स्टेज, उस स्टेज पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, जब करंट मैक्सिमम हो गया, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। डिफिनेशन आ सकती है, यानी ग्राफ ऐसे बना, पहले करंट जीरो, पोटेंशियल जीरो पर करंट जीरो नहीं था, फिर जो ही पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ज्यादा चार्ज पहुंचते हैं, करंट भी बढ़ता जाता है। एक वक्त सारे जिनको आना था वो आ चुके हैं, करंट अपने मैक्सिमम को पहुंचा हुआ है। सर ये कौन सा करंट है? इसको मैं डिनोट करूंगा IS से। IS कौन सा करंट है? सैचुरेशन करंट। या जिस पॉजिटिव पोटेंशियल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल वो जब करंट अपने पीक पर चला गया, उसको मैं कहूंगा VS। बट VS क्या है? VS मेरे पास सैचुरेशन पोटेंशियल है। अगर हमें बोला जाएगा सैचुरेशन पोटेंशियल क्या है, तो आप लिखना इट्स द पॉजिटिव पोटेंशियल given to the collector when current reaches maximum। अब क्या करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, अब हमने इस साइड में नेगेटिव दिया, ठीक है, इस साइड में नेगेटिव और वहां पॉजिटिव। नेगेटिव से क्या होगा? नेगेटिव से होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, जितना नेगेटिव को बढ़ाओगे उतना रिपल्जन ज्यादा होगा, जितना रिपल्जन ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचेंगे, करंट भी बढ़ता, करंट कम होता जाएगा। यानी नेगेटिव पोटेंशियल के बढ़ाने से रिपल्जन हो रहा है, तो रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वापस जा रहे हैं, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कम करेंगे, करंट कम होगा। यानी मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, करंट भी कम हो रहा है, करंट को कम हो रहा है। अब एक वक्त मैंने क्या किया, मैंने इतना नेगेटिव पोटेंशियल दिया जो मैक्सिमम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी भाग गए। जब वो भी भाग गए, कमजोर वाले तो पहले ही भागे होंगे, जब मैक्सिमम वाले भी भाग जाएंगे, उस टाइम जितना नेगेटिव पोटेंशियल आपने दिया, जितना नेगेटिव पोटेंशियल दिया कि जिस जगह पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भाग गए, जब मैक्सिमम वाली जब बहादुर ही वापस गए, कमजोर दिल वाले तो पहले ही वापस गए होंगे, अब बहादुर ही वापस गए। सर अब कौन जाएगा वहां? कोई नहीं जाएगा। मैक्सिमम स्पीड वाले भी को भी भगवाया गया। जब कोई नहीं जाएगा तो सर्किट में तो कोई चार्ज फ्लो हुई नहीं, करंट जीरो बना। और करंट जीरो मतलब जितना नेगेटिव आप देते रहोगे उतना करंट कम होता जाता है। एक वक्त आपने इतना नेगेटिव दिया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले भी वापस भाग गए, उनको भी रिपल्जन हो गया, तो करंट अब तो कोई नहीं पूछा, करंट बन गया जीरो। और नेगेटिव पोटेंशियल का वो वाला वैल्यू जब करंट जीरो बन जाता है, दैट्स कॉल्ड V0 इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी saturation potential is the positive potential applied when the current becomes maximum. Stopping potential is the negative potential applied when the current becomes zero. Which current? Photoelectric current becomes zero. यहां पे मैं एक पॉइंट और नोट कराऊंगा जो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, याद रख लेना। हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लास में हम लोगों ने किया है, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव आप इसको याद रखोगे। जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है, depends upon intensity of light and is independent upon frequency of light। ये मैं 2 पॉइंट्स यहां नोट करा रहा हूं। पॉइंट 2, जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, it depends upon
frequency of light and is independent of इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, अब देखिए इसके बाद, यानी जितना आप लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, आपने एनर्जी बढ़ाई, जितनी एनर्जी बढ़ाई तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा आएगी, तो उनको रिपेल करने के लिए आपको नेगेटिव ज्यादा देना पड़ेगा। यानी जितनी एनर्जी ज्यादा आएगी लाइट की, उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल आई हुई लाइट की इंटेंसिटी पे नहीं, आई हुई लाइट की इंसिडेंट होते हुए लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द लॉज ऑफ फॉर लॉज ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अब यहां मुसीबत है मेरे लिए, वो है लिखना। नंबर 1, थकावट की वजह से। नंबर 1, जब हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंप्लीट की, हमने नहीं, लोगों ने उस टाइम, ठीक, तो उसमें क्या देखा गया कि ऐसे इंटेंसिटी बढ़ाने से ये होता है, फ्रीक्वेंसी घटाने से वो होता है, उसके ये करने से वो होता है। जब अगेन देखा गया तो अगेन देखा गया इसके ये करने से वैसे ही होता है, उसके ये करने से वैसे ही होता है। बार बार जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो गए तो कानून बनाया गया फोटोवोल्टिक इफेक्ट का, ठीक है ना, लॉज बनाए गए, और वही हमें पढ़ने। पहले लॉ जो बनाया गया, क्या लॉ बनाया गया कि लाइट के पास कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ताकि वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट दिखा पाए। जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगी वही फोटोवोल्टिक इफेक्ट दिखा सकता है। यानी लाइट देयर एग्जिस्ट, पहला लॉ, पहला कानून जो बोला गया, देयर एग्जिस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, ब्रैकेट में कॉल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी above which frequency of light is must to show फोटोवोल्टिक इफेक्ट। पहली बात। दूसरी बात, आई हुई लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे आप तो इलेक्ट्रॉन्स का तादाद जो वहां से निकलेगा मेटल से वो भी बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप आई हुई लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकलेंगे वो तो वही रहेंगे, उससे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड चेंज नहीं हो जाएंगे। हाँ, ऑल दो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारे पास करंट है, करंट वही रहेगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वही रहे, चार्ज भी वही रही। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तादाद इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ ना सका, सिर्फ उनकी एनर्जी बढ़ गई। अब फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ी, न कि तादाद बढ़ गया, न कि करंट बढ़ गया, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ाने से तादाद बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है जो फोटोवोल्टिक करंट है वो डिपेंड करेगा जितनी चार्ज आएगी वो डिपेंड करेगा जितना तादाद बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का तादाद जितना निकल रहा है उसमें जो बड़ा मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने लाइट की इंटेंसिटी कितनी बढ़ाई, यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलने का तादाद बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। न कि यानी फोटोवोल्टिक करंट डिपेंड कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, न कि फ्रीक्वेंसी। हमारी इसमें शर्त है, प्रोवाइडेड द लाइट मस्ट पोजेस द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये शर्त है पहले इसके लिए, ठीक। तो इसका मतलब यह है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, above threshold frequency, comma, the photoelectric current
द photoelectric current depends upon, किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटर, अगर मैं वर्ड ऐड करूं ओनली सिर्फ इंटेंसिटी पे, यानी अब फ्रीक्वेंसी पे नहीं. अब इलेक्ट्रॉन जो ही मेटल से बाहर निकले, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा हो डिपेंड करेगी आईयू लाइट की एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है. इसका मतलब यह है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. नो, इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो इसके बाद है द काइनेटिक एनर्जी of photoelectrons is depends upon frequency of light only. ठीक, कितने लॉज हुए? 3 लॉज. अब द फोर्थ लॉ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, यानी फोटोन पड़ा, ठीक है ना, यानी लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, टाइम लेग इसमें बहुत कम है, बहुत कम है, 10⁻⁻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 देखिए कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, हम कहते हैं कि जिस मोमेंट पे फोटोन पड़ गया बस उसी मोमेंट पे वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट. फोर्थ लॉ, इट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट. मतलब the time lag is so much less that we neglect the time lag between the arrival of the light and the emission of photoelectron. ये हमारे रहे 4 लॉज इसके, ठीक है ना. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है ना, ये हमारे पास मेटल है और ये यहां इलेक्ट्रॉन है. इस पे पड़ गई लाइट, उस लाइट की एनर्जी है एच न्यू. उस लाइट में क्या हुआ? वो लाइट की एनर्जी किस में सरफ हो गई? पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. और जो ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, उसके बाद जो बाकी एनर्जी बची वो तो देता है इसको काइनेटिक एनर्जी के. ठीक, यानी आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया. पहले मैं स्टेटमेंट आप बोर्ड में लिखोगे ना, थोड़ा सजेगा ये, ठीक है. आप ऐसे लिखोगे, आइंस्टाइन यूज्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी to explain laws of फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कहता है लाइट है ये फोटॉन्स की बनी हुई है और हर एक फोटॉन की एनर्जी वही नो, इट इज एच न्यू. ठीक, यानी लाइट पार्टिकल है. अब देखिए यहां पे आइंस्टाइन ने कहा, एज पर आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो आई हुई लाइट एच न्यू है, ये यूज होता है 2 कामों में. पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जो एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन, प्लस रेस्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देने में. पर याद रखिएगा कोलिजन्स की वजह से
कुछ एनर्जी लॉस भी होगा। अगर कोलिजन नहीं हो रहे हैं, जो ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैं यहां लिखूंगा के मैक्स। मैं एक्सप्लेनेशन यहां नहीं दूंगा, क्लास में हम लोगों ने दी है। आप बोर्ड के लिए बिल्कुल यही एग्जैक्ट लाइंस नोट करिएगा, आपको बराबर मार्क्स आएंगे। एच न्यू यानी आई हुई लाइट दो कामों में सर्फ होता है। आई हुई एनर्जी दो कामों में सर्फ होता है। पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर लाने में, दैट इज वर्क फंक्शन प्लस रेस्ट एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी देने में। पर वो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा बिकॉज आपने कोलिजन की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आएगा, आपने कोलिजन की वजह से कितने एनर्जी लॉस हो जाएगा उसको कंसिडर नहीं किया। ठीक, तो यह हमारे पास आइंस्टाइन फोटोएलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब ऑल्सो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बराबर है एच न्यू माइनस डब्ल्यू। मैंने बस इसको रीअरेंज किया, यानी यह आएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। के मैक्स इज इक्वल एच न्यू माइनस डब्ल्यू, जो होता है ना वर्क फंक्शन, वो होता है एच न्यू नॉट। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच फिर ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू होता है सी बाई लेमडा, न्यू नॉट आएगा सी बाई लेमडा नॉट, तो एच फिर आएगा एच सी कॉमन निकलेगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन की फोटोएलेक्ट्रिक इक्वेशन के और रूप है। ठीक, सो अगर आपको बोला जाए आइंस्टाइन की फोटोएलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में छोटा नोट लिखो, आप पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी लाइन्स लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, पहली इक्वेशन ये लिखोगे, उसके बाद आप ये लिखोगे, फिर लिख लेना, ऐसे देखना, फिर उसके बाद आप पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है ना, देखो अगर आई हुई लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, आई हुई लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो एज पर लॉज ऑफ फोटोएलेक्ट्रिक एमिशन फोटोएलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए ये कैसे इसको एक्सप्लेन करता है। अगर न्यू आई हुई लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो देखो यहां पर ये न्यू इस न्यू नॉट से कम है, तो के मैक्स हमारा आएगा, ऐसे हालत में के मैक्स हमारा आएगा नेगेटिव। के मैक्स नेगेटिव का मतलब है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकता है, सो मैथमेटिकली इट इज इम्पॉसिबल, सो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आप इस तरह से ये फोटोएलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज है उनको एक्सप्लेन करता है, और भी डिफरेंट वर्जन इसके समझाए जा सकते हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से रिलेवेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड है। जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जो वेव मैकेनिकल वेव नहीं है, जो वेव मैटर वेव कहलाती है, दे आर द वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, जिसको नाम पड़ा डी ब्रॉगली वेव, यानी एज पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एज पर दिस हाइपोथेसिस, एज पर दिस hypothesis, moving particles have waves associated with them, comma, called de Broglie waves। फिर ब्रैकेट में दे आर एक्चुअली वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब उस वेव की क्या निकालेगा, वेवलेंथ। देखिए अच्छी तरह से, डी ब्रॉगली ने दो इक्वेशंस यूज किए। एक उसने यूज किया इज इक्वल एच न्यू, और यूज किया इज इक्वल एम सी स्क्वायर। ये इज इक्वल एच न्यू जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, और ये आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन है। फेमस दो इक्वेशंस है,
डी ब्रॉगली भी क्या खतरनाक आदमी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया और आइंस्टाइन की फोल्ड इक्वेशन यूज़ किया और खुद अपने वेव की वेवलेंथ निकाली बाकी के कामों से। इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बहुत अच्छा। तो न्यू होता है सी बाई लैम्डा, हमें पता है, इज इक्वल एम सी स्क्वायर। अब सी और सी कैंसिल होगा, ठीक, वो आएगा एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। मास इंटू वेलोसिटी वो कुछ और नहीं बल्कि मोमेंटम भी होता है। अब देखिए यहां पे इसका मतलब है लैम्डा आएगा मुझे एच बाई पी, ठीक। इसका मतलब है व्हाट इज लैम्डा, वेव लेंथ ऑफ द वेव। व्हाट इज लैम्डा, वेव length of de Broglie wave. Sir, what is P? Momentum of wave? No, momentum of particle जिसके साथ वो wave associated है. This is momentum of particle. ठीक। मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ के वेव हाइपोथेसिस के बारे में और कुछ कहता, लेकिन डी ब्रॉगली साहब ने बस इतना कहा था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स के लिए। यू नो एज पर डी ब्रॉगली में जो वेवलेंथ होती है डी ब्रॉगली वेव की, वो होता है h बाई पी, ठीक। P है मोमेंटम, इक्वेशन 1। बट वी नो मोमेंटम होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस मास ऑफ पार्टिकल इंटू ई के। ई के इज काइनेटिक एनर्जी। ये फेमस रिलेशनशिप है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, इसको लिखो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लैम्डा कितना आएगा, h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के, इक्वेशन 3। बट वी नो, हम जानते हैं कि जब किसी भी चार्जेड पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस V के थ्रू एक्सेलरेट कराया जाता है, तो उसमें जो एनर्जी उसमें जब इसको एक्सेलरेट कराया जाता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी गेन करता है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। यानी हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्लास में अच्छी तरह से सीखा है, काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो वो बराबर है चार्ज इनटू पोटेंशियल V। यानी वी नो दैट व्हेन चार्ज, मगर चार्ज कौन है यहां, इलेक्ट्रॉन इज accelerated through potential difference V, then उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाती है, वो बनती है Q इंटू V। और Q के बदले आएगा यहां E, तो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी आएगा बराबर E इंटू V। इक्वेशन नंबर, यहां पे इक्वेशन नंबर क्या था, 3rd, तो मैं इसको लिखूंगा इक्वेशन नंबर 4th। पुट फोर्थ इन थर्ड, हमें लैम्डा मिलेगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m। काइनेटिक एनर्जी के बदले आया था E इंटू V। V क्या है, पोटेंशियल जो जिसके थ्रू हमने इसको एक्सेलरेट कराया। देखो वो क्या आएगा, h बाई h कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू पता है, 2 भी पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये सारा पता है। इसका वैल्यू आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम या इंटू 10⁻⁻10 मीटर, डिवाइडेड बाई क्या रहा, रूट ऑफ V। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई 12.27 बाई रूट V एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ डी ब्रॉगली डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। देखो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन दिखाया। जब इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन दिखाया ना, तो डिफ्रैक्शन वेव प्रॉपर्टी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव एसोसिएटेड है, मतलब इसने कंफर्म किया डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस को। यानी कंक्लूजन जो
डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का था, ठीक है ना। असल में डेविसन जर्मर जो डेविसन और जर्मर थे, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे काम कर रहे थे, यानी वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लिए काम नहीं कर रहे थे। इनको एक रिजल्ट मिला वहाँ पे, हाँ, आपने सुना होगा, वो जब निकल क्रिस्टल उनके पास था, तो मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये बोलना है उन्होंने वहाँ क्या देखा। इलेक्ट्रॉन बीम जब इलेक्ट्रॉन गन से डाला गया था और निकल प्लेट पे डाला गया था, फिर वहाँ से जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन निकले, उन्होंने किसी भी स्क्रीन पे, किसी भी डिटेक्टर पे डिफ्रैक्शन दिखाया। डिफ्रैक्शन तो वेव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव वाबिस्ता थी, यानी इन अदर वर्ड्स इन्होंने कंफर्म किया डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस को। यानी जो इसका मतलब यह है, इन दिस एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ कंक्लूजन लिखना है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स शोड डिफ्रैक्शन। जब इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन दिखाया तो इससे क्या हो गया, डिफ्रैक्शन कौन सी प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी, यानी ब्रैकेट में लिखूंगा विच इज वेव प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, कंफर्मिंग, इन्होंने कंफर्म किया डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस, या मैं ये कह सकता हूं इन्होंने कंफर्म किया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, क्या हम कंफर्म किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की जिसकी स्पीड सेम है, तो हमें बताना है उनका रेशियो निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। देखो अभी आपने सुना डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p, या दूसरी फॉर्मूला h/p, p होता है मास इंटू वेलोसिटी, या p के लिए फॉर्मूला है √2m e के। देखिए ये किन फॉर्मूला से, या छोड़ो इतना तो काफी है। अब देखिए यहां पे अगर दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होगा तो उनका लैम्डा सेम है, अगर दो पार्टिकल्स का स्पीड सेम है तो उनका लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास को, अगर दो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है उनका लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मास को। तो गौर से सुनिएगा इन बातों को, अगर दो पार्टिकल्स की स्पीड सेम दी होगी तो मैं ये यूज करूंगा, अगर दो की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। सिंस v इज सेम, ये गिवन है v इज सेम, व्हेन v इज सेम तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न कि स्क्वायर रूट ऑफ मास। ये तब हम कहते हैं जब काइनेटिक एनर्जी सेम होती, पर यहां स्पीड सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास से हम, इसका मतलब है लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ प्रोटॉन। हमें पता है मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1 mu और लगभग 1 mu, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है लगभग 4 mu। इसका मतलब यह है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ mp आएगा, mp कैंसिल, दैट इज 4। तो यानी लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाय लैम्डा ऑफ अल्फा का वैल्यू आया, रेशियो आया 4:1। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कभी कभार कह सकता है इफ दे आर हैविंग, इफ दे, फॉर एग्जाम्पल कभी सवाल कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ या लिखने की जरूरत नहीं है, इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, तो मैं यूज करता फिर लैम्डा इज इक्वल h डिवाइडेड बाय √2m क्यों इनटू v, बिकॉज वहां चार्ज थी क्यों। अगर v सेम होता तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चार्ज, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बुनियादी तौर पर आते हैं और आएंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चंस है। इसके साथ मैं देखूंगा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज के लेक्चर में इतना ही। और बोर्ड के लिहाज से ये मैं बात कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में कमेंट्स लिखते रहते हैं सर इसमें कितना आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ 90% आएगा, 90% से ज़्यादा आए इसमें, ये हम कह नहीं सकते हैं और न हमें लगता है कि जो बोर्ड का पैटर्न है। अब कोई बोलेगा मुझे सर वहाँ क्वेश्चन आया था what happens to the kinetic energy of electrons, photoelectrons, when the frequency of light is increased। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। वो बेवकूफ हो, जब हमने अभी लॉज पढ़ाए ना, लॉज पढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लॉज पढ़ाए,
लास्ट में हमने देखा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस के बीच में आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। या तो एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वरना उन्हीं की जो लाइंस हम पढ़ा रहे हैं उनमें से आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 90% लगभग कह सकते, एटलीस्ट 90% इससे आएगा। 90% से 95% से ज़्यादा आना, हम गारंटी के साथ ये भी कह सकते हैं कि 95% से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तब ना वो एक्स्ट्रा 5% को कवर करने के लिए ना हमारा कंटेंट फिर 1 घंटे का लेक्चर हमारा 3 घंटे का बनेगा, या 2 घंटे का बनेगा 4 घंटे। तो उसके लिए आपको होना चाहिए था, आपको क्लास में रेगुलर जो आपने कोर्स पढ़ा है उसको कंसल्ट कर सकते उस मटीरियल को। बाकी ये जवाब था उन कमेंट्स के लिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।